आज का हमारा टॉपिक है भारत की मौद्रिक नीति का विवेचन। मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में ये लास्ट हमारी हेडिंग है, भारत की मौद्रिक नीति का विवेचन। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी के इंडिया के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य में अर्थव्यवस्था का विकास और स्फीतिकारी दबावों पर नियंत्रण शामिल किए जाते हैं। एक और तेज आर्थिक विकास के लिए हमें कंटिन्यूअस धनराशि की आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर मूल्य स्तर में स्थायित्व रखना भी आवश्यक है ताकि विकास के लाभ मुद्रास्फीति के दबावों से प्रभावहीन न हो जाएं। इन दोनों टारगेट्स की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। हमारे जैसे देश के लिए यह और भी कठिन हो जाता है क्योंकि भारतीय मुद्रा बाजार लोचहीन और असंगठित है और इसका एक बड़ा भाग रिजर्व बैंक के शासन से मुक्त है। इस संदर्भ में भारतीय मौद्रिक नीति की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास। भारत की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दिशा में कार्यरत रही है। विकास के लिए साधन जुटाने के संदर्भ में भारत में मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि एक प्रमुख मौद्रिक समस्या रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक था। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि, वैधानिक कोषानुपात, तरल कोषानुपात में निरंतर वृद्धि की। रिजर्व बैंक ने खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा साख को नियमित करने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थायित्व का प्रयास किया। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सेलेक्टिव साख नियंत्रण का प्रयोग किया। इस प्रकार हमारी मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषता साख को नियंत्रित करने की रही है। यद्यपि हम इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं और रिजर्व बैंक के अनेक प्रयासों के बावजूद मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि रिजर्व बैंक के उपायों और अधिकारों का कार्यक्षेत्र अनुसूचित बैंकों तक ही सीमित रहा। असंगठित मुद्रा बाजार पर इसका कोई प्रभाव न होने से ये उपाय अधिक प्रभावी नहीं रहे। यदि मुद्रास्फीति का कारण घाटे का बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग तथा वस्तुओं की कमी है तो रिजर्व बैंक के उपाय भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे। भारत में ऐसी ही स्थिति रही है। सेकेंड पॉइंट है अनिश्चित और कमज़ोर नीति। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अनिश्चित, आकस्मिक, कमज़ोर, बेलोचदार रही। बैंक द्वारा नियोजित ढंग से कोई नीति नहीं अपनाई गई और जैसी भी स्थिति रही उसी के अनुसार विभिन्न उपाय अपनाए गए। इस प्रकार यह नियमित और नियोजित नीति नहीं है बल्कि आकस्मिक और अस्थिर नीति रही है। इसके साथ ही बैंक द्वारा अपनाए गए उपायों का सच्ची ईमानदारी और सख्ती से पालन नहीं किया गया। यही कारण है कि बैंक दर, वैधानिक कोषानुपात, तरल कोषानुपात आदि में बार बार परिवर्तन किए गए, फिर भी इनका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। थर्ड पॉइंट है हमारा विकास प्रधान किंतु असंतुलित नीति। भारत की मौद्रिक नीति आर्थिक दृष्टि से उदार और विकास को प्रोत्साहित करने वाली है। सरकार ने मौद्रिक नीति के माध्यम से विकास वित्त जुटाने का प्रयास किया, किंतु इससे मुद्रास्फीति बढ़ी और रुपये का मूल्य गिर गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी मौद्रिक नीति असफल रही। वास्तव में वित्तीय साधनों में वृद्धि और मुद्रास्फीति में संतुलन रखना एक कठिन काम है और सरकार इस दायित्व को पूरा करने में असफल रही है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का दायित्व सरकार का है और सरकार ने रिजर्व बैंक पर यह दायित्व डाला है कि वह विकास प्रक्रिया को बैंक साख के अभाव में मंद न होने दे। वास्तव में हमारी मौद्रिक नीति इनमें संतुलन बनाए रखने में असफल रही है। फोर्थ पॉइंट है नई विधियों का प्रयोग। साख नियंत्रण और नियमन के लिए रिजर्व बैंक ने नई विधियों का प्रयोग किया है। बड़े नोटों का विमुद्रीकरण किया। रिजर्व बैंक ने नकद कोषानुपात और तरल कोषानुपात में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया।
बैंक दर में भी परिवर्तन किया गया। खुले बाजार की क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न ब्याज दरें और दंड दरें भी लागू की गई। बैंकों के लिए साख देने की एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई। इससे अधिक ऋण देने पर रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक मानी गई। मार्जिन की दरों में भी समय समय पर परिवर्तन किया गया। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में नवीन तकनीकों को अपनाया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारी मौद्रिक नीति विकास आवश्यकताओं और स्फीति नियंत्रण की दृष्टि से उचित नहीं है। यह परंपरावादी और ढीली ढाली रही है। इसका अन्य आर्थिक नीतियों से उचित समन्वय नहीं किया गया। इस नीति को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लागू भी नहीं किया गया। यही कारण है कि यह नीति अधिक सफल नहीं रही तथा मुद्रास्फीति के दबावों को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रही है। भारत जैसे देश के लिए, जहां असंगठित और परंपरागत मुद्रा बाजार है, एक अधिक गतिशील, प्रभावी और क्रांतिकारी मौद्रिक नीति की आवश्यकता है। साथ ही उसको कठोरता से लागू किया जाना भी आवश्यक है। मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक जगत के वातावरण को खुला और प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा रहा है। यह कदम रिजर्व बैंक और सरकार की उद्योग, विदेशी व्यापार तथा तकनीकी के क्षेत्र में अपनाई गई उदारीकरण की नीति में समर्थन में सहायक होंगी। अब मौद्रिक बाजार भी अधिक गतिशील होगा और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी परंपरागत कार्य प्रणाली को छोड़कर अधिक प्रतिस्पर्धी बनना होगा। इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी कार्यकुशलता सुधारने पर अधिक ध्यान देना होगा। उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के हित प्रभावित होंगे। इसलिए इन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा, तभी हमारी मौद्रिक नीति ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। ये हमारी चैप्टर मौद्रिक नीति का एंड। यहाँ पर हमारी जो सेकंड बुक है जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था, उसकी फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कराई है। फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर्स हैं उसको मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। कौन कौन से चैप्टर हैं? बैंक, उसमें परिभाषा और कार्य। फिर कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंकों की संपत्तियां और दायित्वों का प्रबंध। रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण, नाबार्ड, और अभी अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी का खत्म किया। इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और उसमें से एक आपको करना होगा। तो उसी के हिसाब से इसको अपन को तैयार करना है।